Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो इंटरमीडिएट इंग्लिश के लिए है और आज का टॉपिक है सम अदर टिपिकल एडजेक्टिव्स। तो आइए हम सम अदर टिपिकल एडजेक्टिव्स से आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टिपिकल एडजेक्टिव्स का अर्थ क्या होता है। तो एडजेक्टिव्स का अर्थ तो एडजेक्टिव्स ही होता है, लेकिन यहाँ टिपिकल का अर्थ होता है कुछ ऐसे पर्टिकुलरली रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स या एक्सपेक्टेड देम, कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स जिनसे हम जो पर्टिकुलर क्वालिटी को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे भी कह सकते हैं, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं जो ठेठ जिद्दी होते हैं ऐसे भी कह सकते हैं। और एक टिपिकल की हिंदी नमूना के तौर पर भी होती है, जैसे कि किसी नमूने के तौर पर हम कोई चीज प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई शॉपकीपर नमूने के तौर पर कोई चीज दिखाता है, हम किसी से कोई चीज खरीदना चाहते हैं तो नमूने के तौर पर हम कोई चीज दिखाते, तो यहाँ पर नमूने के तौर पर ही इसका अर्थ लिया जाएगा। तो नमूने के तौर पर कुछ एडजेक्टिव्स हैं यहाँ पर, और उन एडजेक्टिव्स में और क्या क्या हम ध्यान रखते हैं और वो कैसे कैसे प्रयोग होते हैं। जो रूल्स हमने अभी तक पढ़े हैं वे रूल्स तो है ही, लेकिन उसके बाद कुछ अपने अर्थों को लेकर और स्पेलिंग्स को लेकर और उनमें कुछ विभिन्नताएं होती हैं, डिफरेंसेस होते हैं। तो उस विषय पर ही इन सम अदर टिपिकल एडजेक्टिव्स में हम बात करेंगे। जैसे काइंड एंड शॉर्ट है, तो काइंड और शॉर्ट प्रकार के लिए यूज किया जाता है, इस प्रकार के। तो इसमें हम कई बार गलतियां कर देते हैं। काइंड एंड शॉर्ट आर ऑफ सिंगुलर नंबर, ये सिंगुलर नंबर के एडजेक्टिव्स होते हैं। देयरफॉर दिस और दैट शुड बी यूज्ड विद देम, इनके साथ दिस और दैट यूज होना चाहिए, ना कि दीज और दोज। दीज और दोज इनके पास इस प्रकार के हम ऐसे कहते हैं, तो इसके साथ दीज और दोज नहीं होना चाहिए, दिस और दैट यूज होना चाहिए। आई डोंट लाइक दिस काइंड और दैट काइंड ऑफ मैन, इस प्रकार के आदमियों को मैं पसंद नहीं करता हूं, तो आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ मैन या दैट काइंड ऑफ मैन होना चाहिए, ना कि कुछ और होना चाहिए। आई डोंट लाइक मैन ऑफ दिस काइंड या दैट काइंड ऐसे भी कह सकते हैं। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है आई डोंट लाइक दिस सॉर्ट ऑफ मैन या फिर दैट सॉर्ट ऑफ मैन, हम ऐसे कह सकते हैं। या आई डोंट लाइक मैन ऑफ दिस सॉर्ट या दैट सॉर्ट, हम ऐसे भी कह सकते हैं। लेकिन दीज सॉर्ट या फिर दोज सॉर्ट या दीज या दोज काइंड, हमको ऐसे इन सेंटेंसेस को नहीं कहना चाहिए, यही इसका रूल है। नेक्स्ट सेंटेंस इज रूल 30। इस रूल में हम पढ़ेंगे समटाइम्स एडजेक्टिव्स आर यूज्ड विद वर्ब्स ऑल्सो, कभी कभी एडजेक्टिव्स को वर्ब्स के साथ भी यूज किया जाता है। बट इन दैट केस द एडजेक्टिव्स क्वालिफाई द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, लेकिन उस केस में एडजेक्टिव्स वर्ब की सब्जेक्ट को क्वालिफाई करते हैं, यह ध्यान देने की आवश्यकता है। इफ हाउएवर, यद्यपि अगर किसी तरह, दे क्वालिफाई द एक्शन, अगर वो एक्शन को क्वालिफाई करते हैं यानी वर्ब को क्वालिफाई करते हैं, दे शुड बी यूज्ड एडवर्बली, तो उनका प्रयोग एडवर्बली उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, यानी एडवर्ब के रूप में तब उनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि द फ्लावर्स स्मेल स्वीट, तो यहाँ देखिए ये जो स्वीट वर्ड है ये फ्लावर्स को ये मॉडिफाई या क्वालिफाई कर रहा है, ना कि स्मेल को। यानी कि ये स्मेल जो है ये कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेटिव वर्ड है। यहाँ पर अगर मेरी बात ना समझ में आती हो तो ऐसे समझिए, दिस इज ए गुड बॉय या दिस बॉय इज गुड, हम ऐसे कहते हैं। तो दिस बॉय इज गुड में गुड शब्द जो एडजेक्टिव होता है वह बॉय को क्वालिफाई करता है, बीच में इज होता है तो इज को क्वालिफाई नहीं करता है, यानी वहां पर इज एक स्टेटिव वर्ब के रूप में होती है। उसी तरह से यहाँ दी फ्लावर्स स्मेल स्वीट, तो यहाँ स्मेल जो है वह एक स्टेटिव वर्ब के रूप में होती है, ये एक्शन के रूप में नहीं होती है। और यहाँ पर स्वीट एक्शन स्मेल को नहीं करता है क्वालिफाई, बल्कि जिस तरह से बॉय इज गुड में गुड एडजेक्टिव बॉय को क्वालिफाई करता है, उसी तरह से यहाँ स्वीट फ्लावर्स को क्वालिफाई करता है, और इसलिए स्वीट ही लिखा जाएगा, यहाँ स्वीटली लिखने की आवश्यकता नहीं है। एक बार मैं इस नियम के बारे में फिर से बता देता हूं कि अगर एडजेक्टिव
वर्ब के सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है तो वो अपनी वो पॉजिटिव फॉर्म में ही लिखा जाता है। लेकिन अगर एडजेक्टिव किसी तरह से एक्शन को यानी कि वर्ब को क्वालिफाई करने लगे तब उसको हम एडवर्ब के रूप में लिखेंगे। एडवर्ब का मतलब है कि उसमें ली लगा करके, उसी एडजेक्टिव में ली लगा करके लिखेंगे। तो यहाँ पर स्वीट, चूंकि ये एडजेक्टिव है और ये फ्लावर्स को क्वालिफाई कर रहा है, सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है यानी नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसको स्वीट ही लिखने की आवश्यकता है, स्वीटली लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ही लुक्ड एंग्री में एंग्री जो शब्द है वह ही को क्वालिफाई कर रहा है, लुक्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। एंग्री का मतलब है कि उसकी आंखें चढ़ी हुई हैं या उसका मुंह बिगड़ा हुआ है, उसने अपने मुंह को एक अलग प्रकार का बना लिया है, तो इस तरह से दिखाई देता है कि वह गुस्सा है। तो ये ही के लुक के विषय में बात कर रहे हैं, तो इसलिए एंग्री शब्द ही को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ही लुक्ड एंग्री कहेंगे। यहां हम एंग्रली यानी कि इसको एडवर्ब फॉर्म में हम यूज नहीं करेंगे, क्योंकि लुक्ड भी इस समय ही का ही एडजेक्टिव है यहां, तो इसलिए ये कोई एक्शन नहीं है। ये भी एक तरह के आप स्टेटिव वर्ब इसको कह सकते हैं और एडजेक्टिव कह सकते हैं यहाँ पर। तो इसलिए एंग्री शब्द लुक्ड को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। अगर लुक्ड को क्वालिफाई करेगा तब ये एंग्रली हो जाएगा। देखेंगे हम अगले एग्जाम्पल्स में, देखते हैं अगले एग्जाम्पल्स में समझ में आपको आ जाएगा। यहां पर ये देखेंगे हम, यहां पर हम देखते हैं द शिप अपीयर्ड सडनली। तो यहां पर देखिए सडनली जो वर्ड है वो अपीयर को क्वालिफाई कर रहा है, यानी अपीयर यहां पर एक्शन है, इस एक्शन को क्वालिफाई कर रहा है और शिप को क्वालिफाई नहीं कर रहा है। तो इसलिए यहां पर सडन की जगह, सडन एडजेक्टिव होता है तो सडन की जगह यहां पर सडनली आएगा और सडन नहीं आएगा। इसी तरह से ही लुक्ड कोल्डली, अब यहां पर हम कहेंगे कि उसने बहुत ही कोल्डली देखा, यानी बिना किसी हाव भाव के देखा। तो यहां पर ये जो कोल्ड वर्ड है ये लुक्ड को, यानी यहां यह देखने के एक्शन में है। वहां लुक के दो अर्थ होते हैं, एक तो देखना, एक दिखना। दिखना में लुक अलग प्रकार की वर्ब हो जाती है और देखना में लुक एक्शन वाली वर्ब हो जाती है। मीनिंग दोनों ही होते, दिखना और देखना। तो यहां देखना के अर्थ को में ये लुक का प्रयोग किया है और देखना शब्द को ये कोल्ड वर्ड क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए इसके साथ ली जोड़ करके ly फॉर्म लिख करके इसको एडवर्ब फॉर्म में यहां लिखा जा रहा है। तो ही लुक्ड कोल्डली एट अस ये कहा जाएगा। रूल 31, एडजेक्टिव यूज्ड एज नाउन्स, यानी कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो नाउन की तरह भी यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव्स का यूजुअली तो मीनिंग उनका वास्तविक जो एडजेक्टिव्स का अर्थ होता है वह वास्तविक अर्थ तो मतलब मीन्स वास्तविक प्रयोग तो एडजेक्टिव्स का क्वालिफाई करना ही होता है नाउन को, लेकिन कुछ चीजें अलग हट करके भी होती हैं। तो एडजेक्टिव्स, कभी कभी एडजेक्टिव्स नाउन की तरह भी यूज कर लिए जाते हैं। नंबर ए पॉइंट में हम देखेंगे कि वे कैसे कर लिए जाते हैं। रेप्रेजेंट अ क्लास ऑफ पीपल, यहाँ पर इसमें यह बताया गया है कि पूरे वर्ग को एडजेक्टिव के साथ अगर हम आर्टिकल दी लगा देते हैं, इसमें नियम में बताया गया है, पढ़ करके ही मैं आपको बताता हूँ। समटाइम्स अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल इन द प्लूरल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, कभी कभी कोई विशेष प्रकार का वर्ग किसी प्लूरल नाउन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यानी दर्शाया जा सकता है बाई एन एडजेक्टिव प्रिसीडेड बाई द डेफिनेट आर्टिकल डी। यदि यानी अगर प्रिसीडेड बाई मतलब पहले आया हुआ हो, यानी अगर किसी एडजेक्टिव से पहले हम आर्टिकल दी लगा दें, किसी क्वालिटेटिव एडजेक्टिव से पहले अगर हम आर्टिकल दी लगा दें तो फिर वह एडजेक्टिव प्लूरल नाउन बन जाता है। सिंपल सी भाषा यह है। अगर किसी एडजेक्टिव से पहले हम उसके साथ दी लगा दें तो वह एडजेक्टिव यूजुअली प्लूरल नाउन बन जाता है और वह पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करता है या दर्शाता है। जैसे द रिच शुड नॉट बी प्राउड, तो यार रिच का मतलब वैसे तो होता है रिच का मतलब अमीर होता है, लेकिन जब द रिच कहते हैं तो इसका मतलब है सारे अमीर लोग हो जाता है। इसी तरह से पोर का मतलब वैसे तो होता है गरीब, लेकिन द पोर कह देते इसका मतलब सारे गरीब लोग हो जाता है।
इसी तरह से वैसे तो हम्बल का मतलब होता है विनम्र, लेकिन द हम्बल कह देते हैं तो सारे विनम्र लोग हो जाता है। इसी तरह से विकेट का मतलब वैसे तो धूर्त या दुष्ट होता है, लेकिन द विकेट कह देते हैं तो इसका मतलब सारे दुष्ट लोग हो जाता है। तो इस तरह से पूरे वर्ग को ही ये प्लूरल फॉर्म में ये एडजेक्टिव्स नाउन बन करके पूरे वर्ग को रिप्रेजेंट करने लगते हैं, यानी इसका मतलब पूरा प्लूरल नाउन बन जाता है। यानी किसी भी इस तरह के किसी भी एडजेक्टिव से पहले दी लगा देने से वो प्लूरल नाउन बन जाता है, यह इसमें है। ठीक है। बी पॉइंट, एज अ सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंटिंग सम एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी का मतलब होता है भाववाचक संज्ञा या भाववाचक गुण। तो भाववाचक गुण को रिप्रेजेंट करते हुए वो सिंगुलर नाउन या यूं कहिए कि भाववाचक संज्ञा के रूप में ऐसी संज्ञा या ऐसी नाउन जो कि मतलब सिर्फ हम अपने मस्तिष्क से देख सुन और समझ सकते हैं, लेकिन हम उसको रियलिटी में हम उसको नहीं देख सकते। तो ऐसी भाववाचक संज्ञा कहिए या आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहिए। हालांकि एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी लिखा है तो इस एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को शो करने वाला नाउन बन जाता है। तो जैसे कीट्स वॉज अ पोएट ऑफ द ब्यूटीफुल, तो यह द ब्यूटीफुल जो है वो सुंदरता से संबंधित है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इस तरह से ये सिंगुलर नाउन के रूप में भी काम करता है एडजेक्टिव। ब्यूटीफुल तो एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ यह एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी के रूप में नाउन के रूप में यहाँ ये काम कर रहा है। इसी तरह से द फ्यूचर इज ब्राइट, तो यहाँ पर जो ब्राइट है यहाँ पर यह किसका काम कर रहा है, ये नाउन का काम कर रहा है, सिंगल नाउन का काम कर रहा है। और फ्यूचर भी है, फ्यूचर को भी हम कह सकते हैं फ्यूचर प्रॉब्लम, फ्यूचर एडजेक्टिव है, बल्कि फ्यूचर को ही हम यहाँ कहेंगे द फ्यूचर मिलकर के सिंगुलर नाउन का काम कर रहा है, और ब्राइट तो यहाँ एडजेक्टिव ही है। सी, एडजेक्टिव्स एक्चुअली बिकमिंग नाउन्स। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो वास्तव में नाउन के रूप में आते हैं या नाउन बन जाते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन्स से जो है कनाडा प्रॉपर नाउन है और कनाडा से कनेडियन और कनेडियंस बन गया। अफ्रीका प्रॉपर नाउन है और अफ्रीका से अफ्रीकन और अफ्रीकन्स बन गया। एक्चुअली अफ्रीका से अफ्रीकन तो प्रॉपर एडजेक्टिव, कनाडा से कनेडियन प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया और कनेडियंस प्रॉपर ये प्लूरल नाउन बन गया। इसी तरह से अफ्रीका से अफ्रीकन एडजेक्टिव बन गया और अफ्रीकन्स नाउन बन गया। इसी तरह से एशिया से एशियन एडजेक्टिव बन गया और एशियंस के रूप में नाउन बन गया। इसी तरह से इटली से इटालियन एडजेक्टिव बन गया और इटालियंस के रूप में यह प्लूरल नाउन बन गया। तो प्रॉपर नाउन्स से इस तरह से ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं। इसी तरह से डिनोटिंग पर्सन्स को डिनोट करते हुए भी प्लूरल नाउन बन जाते हैं। वैसे तो जूनियर, सीनियर, एल्डर, नोबल, इंफीरियर, सुपीरियर, क्रिमिनल एंड सैवेज एंड बेटर ये एडजेक्टिव्स होते हैं, लेकिन इनके साथ एस लगा देते हैं तो वे लोग, जैसे जूनियर्स तो जूनियर लोग, सीनियर्स तो सीनियर लोग, एल्डर्स तो बड़े लोग, उम्र में बड़े लोग, नोबल्स तो अच्छे लोग। इस तरह से ये लोग, इस तरह से इनको पर्सन्स को व्यक्त करने वाले, डिनोट करने वाले, व्यक्त करने वाले, दर्शाने वाले ये प्लूरल नाउन बन जाते हैं। इसी तरह से प्लूरल नंबर ओनली, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स हैं जो जिनके साथ अगर हम एस लगा देते हैं तो ये प्लूरल नंबर में ये नाउन बन जाते हैं, यानी ये प्लूरल नंबर में ही प्रयोग किए जाते हैं, सिंगुलर नंबर में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। हमने कहा मैंगो इज स्वीट, वाटर इज स्वीट, डिश इज स्वीट, तब तो स्वीट यहाँ पर एडजेक्टिव होता है, लेकिन स्वीट के साथ अगर हमने एस ऐड कर दिया तो हो जाता है स्वीट्स। अब स्वीट्स किसी एक मिठाई के लिए यूज नहीं किया जाता है, हम जो है स्वीट्स का मतलब मिठाइयाँ होता है और ये प्लूरल नाउन के रूप में यूज किया जाता है, इसीलिए हम शॉप्स पर लिखा हुआ स्वीट्स एंड स्नैक्स लिखा हुआ देखते हैं मिठाइयाँ शब्द के लिए। इसी तरह से वैल्यूबल्स भी यहाँ प्लूरल नाउन के लिए यूज होने लगता है। वैल्यूबल तो उपयोगी, गुणों से युक्त या कीमती या बहुत कीमत वाला, वैल्यूबल इस तरह से उसकी हिंदी होती है। लेकिन जब हम उसके साथ एस लगा देते हैं तो जो कीमती चीजें हैं उन कीमती चीजों के लिए यह नाउन, प्लूरल नाउन के रूप में यह शब्द बन जाता है वैल्यूबल्स। जैसे हम कहते हैं थीव्स लूटेड ऑल वैल्यूबल्स, तो इस तरह से प्लूरल नाउन के रूप में बन जाते हैं और प्लूरल नाउन के रूप में ही ये प्रयोग किए जाते हैं। इसी तरह से खाद्य पदार्थों के लिए हम ईटेबल्स का प्रयोग करते हैं, तो ये भी प्लूरल नाउन के रूप में प्रयोग होती है।
उसके बाद है कि कुछ गुड इन सम फ्रेजेस, तो कुछ एडजेक्टिव्स हैं और वो फ्रेजेस में भी नाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। वो कैसे कैसे, जैसे फॉर गुड मतलब अच्छाई के लिए, फॉर गुड, एट बेस्ट तो सबसे अच्छे के लिए, एट ब्लैक हम यहाँ कह सकते हैं। और ब्लैक के साथ एक्चुअली इन ब्लैक एंड व्हाइट होता है, तो हम यहाँ इन ब्लैक एंड व्हाइट कह देते हैं। इन ब्लैक एंड व्हाइट, तो इन ब्लैक एंड व्हाइट का जो प्रयोग होता है वो लिखित के लिए होता है। थ्रू थिक एंड थिन, थिक एंड थिन का मतलब हिंदी में सुख दुख के लिए प्रयोग होता है कि सुख दुख में काम आएंगे, तो थ्रू थिक एंड थिन तो ये फ्रेज होता है। तो ये थिक और थिन ये दोनों क्या है, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन ये मिलकर के सुख दुख में एक फ्रेज यानी नाउन के रूप में काम हो रहे हैं। फॉर बेटर तो ये भी अच्छे के लिए, फॉर वर्स बुरे के लिए, फॉर वर्स्ट सबसे बुरे के लिए। तो इस तरह से ये भी क्या है, ये भी एक नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। बिफोर लॉन्ग यानी देर हो उससे पहले, इसलिए बिफोर लॉन्ग का यूज किया जाता है। तो यहाँ लॉन्ग क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन बिफोर लॉन्ग प्रेपोजिशन के साथ मिलकर के ये नाउन के रूप में ही प्रयोग हो रहा है, नाउन के अर्थ में ही। इन शॉर्ट मतलब संक्षेप में कहने के लिए, इन शॉर्ट। फ्रॉम बैड टू वर्स यानी बुरी स्थिति से और भी भयानक बुरी स्थिति की ओर या के लिए। द लॉन्ग एंड शॉर्ट मतलब किसी चीज का कोई महत्वपूर्ण पार्ट या संदेश होता है, तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट, या किसी चीज की समरी को व्यक्त करने के लिए तो द लॉन्ग एंड शॉर्ट। तो इस तरह से ये लॉन्ग और शॉर्ट है, ये दोनों तो एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन लॉन्ग एंड शॉर्ट मिलकर के यहाँ इसके साथ दी लगा दी, तो इस फ्रेज में ये नाउन के रूप में यूज हो रहे हैं। ही हैज लेफ्ट इंडिया फॉर गुड, वह उसने भारत को अच्छे के लिए छोड़ दिया। एट बेस्ट सबसे अच्छे रूप में, सबसे अच्छे के लिए। वी शैल गेट मार्जिनल प्रॉफिट, हम जो है मार्जिनल प्रॉफिट लेंगे, ये इसका अर्थ है। इस तरह से ये फ्रेजेस इधर है। तो द अग्रीमेंट वॉज मेड इन ब्लैक एंड व्हाइट यानी लिखित में अग्रीमेंट बनाया गया था। वी शैल रिमेन फ्रेंड्स थ्रू थिक एंड थिन, हम सुख दुख में हम मित्र बने रहेंगे। वी शैल नॉट पार्ट कंपनी फॉर बेटर और फॉर वर्स, हम अच्छे और बुरे किसी भी चीज के लिए हम कंपनी से अलग नहीं होंगे, या कंपनी को हम अलग अलग नहीं करेंगे या डिवाइड नहीं करेंगे। नथिंग बेटर कैन कम मतलब इससे अच्छा या और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। नथिंग वर्स कैन हैपन, और इससे बुरा भी कुछ नहीं हो सकता। आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट, सबसे बुरे के लिए मैं तैयार हूं। तो इस तरह से ये सभी यानी वर्स्ट है, हैपन, ये वर्स है, ये बेटर है, ये सभी क्या एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इन फ्रेजेस के साथ मिलकर के ये किसका काम कर रहे हैं, ये नाउन की तरह यूज हो रहे हैं और ये नाउन का काम कर रहे हैं, या यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद है लेटर एंड लेटर, ये एडजेक्टिव्स हैं लेटर एंड लेटर। तो यहाँ पर देखिए लेटर इज द कंपेरेटिव डिग्री ऑफ लेट, ये जो लेटर है ये लेट की कंपेरेटिव डिग्री होता है। वाइल लेटर इज एंटोनिम ऑफ फॉर्मर, जबकि जो लेटर होता है वो फॉर्मर का एंटोनिम यानी कि विरोधाभासी शब्द होता है, इसको हम विलोम शब्द होता है। तो फॉर्मर मतलब पहला, एंड जो लेटर है वह बाद का, जो लेट का कंपैरेटिव डिग्री है तो जिसका अर्थ होता है बाद का, और फॉर्मर मतलब पहला, और लेटर जो है वह फॉर्मर का ही एंटोनिम है यानी कि विलोम शब्द है। लेटर गिव्स द सेंस ऑफ टाइम, यानी जब हम लेटर का प्रयोग करते हैं तो वह टाइम को, समय को दिखाता है। वाइल लेटर एक्सप्रेसेस प्लेस और पोजीशन, जबकि जो लेटर है वो प्लेस या फिर पोजीशन को दर्शाता है। जैसे यहां से अर्थ क्लियर होता है, राम केम लेटर देन हरि, यानी कि राम हरि के बाद आया, तो ये टाइम को दिखाता है, यानी हरि का आने का जो टाइम था वो पहले और राम का लेटर देन हरि, तो यानी हरि पहले आया और राम बाद में आया। दिस इवेंट इज ऑफ अ लेटर डेट, यानी ये जो इवेंट है ये लेटर डेट की है, यानी इससे पहले कुछ और हुआ। यहाँ पर देखिए राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम ब्रदर्स हैं, बट द लेटर इज मोर कल्चर्ड देन द फॉर्मर। तो फॉर्मर मतलब पहला वाला, पहले वाले से ज्यादा कल्चर्ड कौन सा है, बाद वाला। तो पहले वाला कौन है, राम, एंड बाद वाला कौन है, श्याम। तो कहेंगे बट द लेटर इज मोर कल्चर्ड, तो मीन्स लेटर इज मीन्स श्याम इज मोर कल्चर्ड देन द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब राम, देन राम। इस तरह से फॉर्मर का मतलब पहला और लेटर का मतलब बाद वाला।
तो ये क्रम को या पोजीशन को दिखाता है, ऐसा कह सकते हैं। इसके बाद है फॉर्मर एंड लेटर। व्हेन देयर इज रेफरेंस टू ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स, जब केवल दो व्यक्तियों के विषय में कोई बात करते हो। व्हेन देयर इज इसको एक मिनट ऐसे करके देखते हैं, अच्छा नहीं, तो व्हेन देयर इज रेफरेंस टू ओनली, यहाँ टू है, ये किसी तरह से डिलीट हो रहा है यहाँ से, तो टू है यहाँ पर ये। तो व्हेन देयर इज रेफरेंस टू ओनली टू पर्सन्स और थिंग्स, जब यहाँ पर दो व्यक्तियों या वस्तुओं का कोई रेफरेंस दिया जाता है, वी यूज फॉर्मर फॉर द फर्स्ट, तब हम पहले के लिए हम फॉर्मर यूज करते हैं, एंड लेटर फॉर द सेकंड, तब हम दूसरे के लिए हम लेटर वर्ड यूज करते हैं। बट व्हेन द रेफरेंस इज फॉर थ्री, जब थ्री का रेफरेंस दिया जाता है और मोर पर्सन्स या उससे भी ज्यादा का रेफरेंस दिया जाता है, थिंग्स, मोर पर्सन्स और थिंग्स, और से व्यक्तियों या चीजों का रेफरेंस दिया जाता है, वी यूज फर्स्ट फॉर द फर्स्ट, यानी हम पहले के लिए तो फर्स्ट यूज करते हो, लास्ट के लिए हम लास्ट यूज करते हैं। ये आज का मतलब ये इसका फॉर एग्जाम्पल के लिए हम टॉप पर जाएंगे इसके। तो यानी मतलब दो चीजों के लिए इसमें हमने फिर से अभी हम यहां पर बात करेंगे, ठीक है। यहां पर इसको पहले मैं सेट कर लेता हूं, फिर हम बात करेंगे इस विषय पर। देखिए हमने वहां पढ़ा कि जब दो के संदर्भ में कोई बात की जाती है तो पहले को फॉर्मर और दूसरे को लेटर कहा जाता है। जब लेकिन दो से ज्यादा के संदर्भ में बात की जाती है, तीन या तीन से ज्यादा के संदर्भ में बात की जाती है, तो पहले को फर्स्ट और सबसे अंत वाले को लास्ट कहा जाता है। यह है नियम और यह उसका अर्थ है फॉर्मर एंड लेटर का। तो राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, यहाँ ये हमने पहले भी पढ़ा एग्जाम्पल, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स, राम और श्याम भाई हैं। बट दी फॉर्मर इज वेरी रिच, लेकिन पहला यानी कि राम इज वेरी रिच एंड द लेटर वेरी पोर, और जो दूसरा है लेटर मीन्स श्याम इज वेरी पोर। तो इस तरह से पहले के लिए हम फॉर्मर और दूसरे के लिए हम लेटर वर्ड यूज करते हैं। इसी तरह से जब दो का संदर्भ हो, या राम और श्याम दो का संदर्भ है, इसीलिए आप दूसरा सेंटेंस देखते हैं, इन अ लिस्ट ऑफ 50 कैंडिडेट्स राम्स नेम इज एट द फर्स्ट प्लेस। अब यहां कितने का संदर्भ है? 50 कैंडिडेट्स का संदर्भ है। अब यहां 50 पर्सन्स की हम बात कर रहे हैं, कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं। इन अ लिस्ट ऑफ 50 कैंडिडेट्स, 50 कैंडिडेट्स की लिस्ट में राम्स नेम इज एट द फर्स्ट प्लेस, राम का नाम जो है सबसे टॉप के जगह पर है, एंड मोहन्स एट द लास्ट, और मोहन का नाम सबसे लास्ट में। तो हम कितने की 50 कैंडिडेट्स की बात कर रहे हैं, 50 कैंडिडेट्स में राम का और मोहन का प्लेस हम बता रहे हैं। तो मोहन का सबसे पहले फर्स्ट है और राम का सबसे फर्स्ट है और मोहन का सबसे लास्ट है। तो पहले के लिए सबसे लास्ट और लास्ट वाले मीन्स जो अंत में है उसके लिए हम लास्ट वर्ड यूज करते हैं। ये यहाँ पर हमने बात की है या सीखा है या अर्थ समझा है। इसके बाद है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का क्या मतलब है? फर्स्ट इज फर्स्ट मेयरली, ये तो सीरियल में क्रम में फर्स्ट होता है, इन सीरियल ऑर्डर विदाउट एनी सजेशन ऑफ मोर और लेस इन इम्पोर्टेंस। मतलब फर्स्ट का मतलब तो फर्स्ट ही होता है, क्रम में फर्स्ट। वाइल फॉरमोस्ट मीन्स मोस्ट इंपॉर्टेंट, जबकि फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी बहुत महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, मोस्ट इंपॉर्टेंट। विदाउट एनी रेफरेंस टू सीरियल ऑर्डर, यानी कि इसमें किसी सीरियल ऑर्डर से कोई संबंध नहीं होता है, यानी इसमें कोई सीरियल ऑर्डर या क्रम संख्या नहीं बताई जाती है। जबकि फॉरमोस्ट का मतलब सिर्फ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जबकि फर्स्ट का मतलब पहला, यानी फर्स्ट का जो संबंध है वो सीरियल नंबर से, क्रम संख्या से है। लेकिन फॉरमोस्ट का मतलब यह संबंध क्रम संख्या से नहीं है, बल्कि उसका मतलब होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। He was the first man to reach here, तो ये क्रम है। He was the first man, वह सबसे पहला व्यक्ति था यहाँ पहुंचने वाला। पंडित जवाहरलाल नेहरू was the foremost statesman of his time, पंडित जवाहरलाल नेहरू
अपने समय के सबसे ज्यादा और इम्पोर्टेंट राजनीतिज्ञ थे। तो इस तरह से पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द फोरमोस्ट। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने समय के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञ थे। तो ये यहाँ पर फोरमोस्ट का मतलब सबसे महत्वपूर्ण है, फर्स्ट का मतलब पहला है, तो दोनों में कोई समानता नहीं है, यह बात समझने की है। देन इज लास्ट एंड लेटेस्ट। तो लास्ट जो होता है, लास्ट एंड लेटेस्ट में लास्ट इज द एंटोनिम ऑफ फर्स्ट। तो लास्ट जो है वो फर्स्ट का एंटोनिम होता है, यानी फर्स्ट का विलोम शब्द होता है, विरोधाभासी शब्द होता है। वाइल लेटेस्ट इज द एंटोनिम ऑफ अर्लिस्ट। तो अर्लिस्ट मतलब सबसे जल्दी से जल्दी, तो लेटेस्ट मतलब लेट से लेट, उसको हम लेटेस्ट कहेंगे। तो इस तरह से अर्लिस्ट का जो एंटोनिम होता है वो लेटेस्ट होता है, यानी कि लेटेस्ट का हिंदी में हम जो लगाते हैं वह ताजी ताजी, जो सबसे ताजी है उसको हम लेटेस्ट कहते हैं। सबसे लेट यानी क्रम में उस तरह से लेट, सबसे लेट, लेकिन हम हमारे जिस समय हम बात कर रहे हैं उस क्रम से अगर हम लें तो वो जो सबसे पहला पड़ता हो तो उसको हम लेटेस्ट कहते हैं, सबसे ताजी। तो इस तरह से लास्ट जो है क्रम होता है और लेटेस्ट जो होता है वह टाइम से रिलेटेड होता है। तो द लास्ट पर्सन इन द क्यू इज माई फ्रेंड। तो जो सबसे लास्ट पर्सन है क्यू में यानी लाइन में वो मेरा मित्र है। तो यहाँ लास्ट क्रम को दिखाता है। व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज। तो लेटेस्ट मतलब यहाँ किसको दिखाता है, टाइम को दिखाता है। तो यहाँ हाल ही की न्यूज, ताजी ताजी न्यूज क्या है, या इसका अर्थ यह होता है। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट अगला टॉपिक है हमारा, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट। तो नियरेस्ट मीन्स नियरेस्ट इन डिस्टेंस, मतलब नजदीक, सब दूरी में नजदीक। वाइल नेक्स्ट मीन्स आफ्टर दिस, जबकि नेक्स्ट का मतलब होता है आफ्टर दिस या आफ्टर दैट इन सीरियल ऑर्डर, यानी कि क्रम में किसी के बाद, इसके बाद या उसके बाद, क्रम में इसके बाद या उसके बाद, ये तो नेक्स्ट का मतलब होता है। जबकि नियरेस्ट का मतलब होता है दूरी में सबसे नजदीक। तो इसी अर्थ में हम इनका प्रयोग करते हैं। विच इज द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन फ्रॉम हियर, यानी यहां से सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन कौन सा है, इसका अर्थ यह हुआ। जबकि सेकंड पॉइंट, माई सीट वॉज नेक्स्ट फ्रॉम द डोर। तो मेरी जो सीट थी वो दरवाजे से अगली थी। तो यहां ये क्रम दिखाता है। फार्दर एंड फर्दर। तो यह फार्दर एंड फर्दर, फार्दर मीन्स अवे इन डिस्टेंस। तो फार्दर जो है डिस्टेंस यानी दूरी दिखाता है। वाइल फर्दर मीन्स इन एडिशन टू, जबकि फर्दर जो है एडिशन टू, इन एडिशन टू के अर्थ में यूज किया जाता है, यानी के अतिरिक्त, के सिवाय, के से आगे। जैसे फॉर एग्जांपल, बट फर्दर इज ऑल्सो यूज्ड समटाइम्स फॉर डिस्टेंस। कभी कभी फर्दर भी डिस्टेंस के लिए यूज हो जाता है। ठीक है। लखनऊ इज फार्दर फ्रॉम आगरा देन कानपुर। लखनऊ जो है वो आगरा से दूर है, कानपुर की तुलना में आगरा से ज्यादा दूर है। फार्दर यानी कि यहां मतलब ज्यादा दूर है, डिस्टेंस को दिखा रहा है। देयर इज नथिंग फर्दर टू से, यानी कि अब इसके बाद जो हम कह चुके हैं उसके बाद उससे आगे कुछ ऐड करने के लिए, यानी अतिरिक्त कुछ नहीं है कहने के लिए। तो यहाँ फर्दर का मतलब इन एडिशन टू, यानी के अतिरिक्त अब कुछ नहीं है कहने के लिए। फर्दर ही सेड, तो फर्दर ही सेड के अतिरिक्त यानी कुछ कह चुका है उससे आगे उसने कहा, ही सेड दैट ही वाज इल, कि वह इल था। तो इस तरह से फर्दर का जो मतलब होता है इन एडिशन टू के अर्थ में फर्दर का हम प्रयोग करते हैं, और फार्दर का अर्थ हम डिस्टेंस को दिखाने, डिस्टेंस में दूरी के रूप में नजदीकी को दिखाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। इस वीडियो में अभी हम यहीं तक लेंगे। यह 29 मिनट्स का हो चुका है इस वीडियो में यहीं तक, और इससे अगले कुछ और एडजेक्टिव्स हैं, टिपिकल एडजेक्टिव्स हैं, उनको हम दूसरे वीडियो में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।